हेलो एवरीवन, आज हम ले रहे हैं पाठ 3 परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन, है ना। आज हम पाठ 3 परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन में टॉपिक लेंगे भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण का परिवर्धन, देखिए हमने पढ़ लिया था कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। भ्रूण का निर्माण होता है नर और मादा युग्मक, है ना। नर युग्मक व मादा युग्मक। नर व मादा युग्मकों के इनका संलयन होता है तो क्या बनती है, एक युग्मनज। क्या बनती है, एक युग्मनज। इनका निषेचन होता है, निषेचन से एक युग्मनज बनता है। क्या बनता है, एक युग्मनज, एक कोशिकीय। अच्छा, इसमें फिर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। क्या होता है, प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन से कितनी कोशिका निर्मित होती है, 2 कोशिका। ऊपर शीर्षस्थ और नीचे आधार्य कोशिका। ऊपर कौन सी, शीर्षस्थ और नीचे आधार्य कोशिका। तो देखिए इसमें विभाजन हुआ, विभाजन फलस्वरूप कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 कोशिकाओं का निर्माण है। इनमें विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी कोशिकाओं का, 2 कोशिका। अब ये 2 कोशिका तुम आप आगे की तरफ लीजिए या ऐसा सोच लीजिए कि इसी के पीछे की तरफ एक कोशिका है। तो अब इसको मैं ऐसा ना बना करके इसको मैं यहाँ से हटा सकती हूँ, है ना। तो इसको बीच से आप चाहें तो हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको डायरेक्ट ऐसे बना दीजिए। ओके, 2 कोशिका ऐसा मान लीजिए, या फिर ऐसा मान लीजिए कि ये एक कोशिका और इसके पीछे की तरफ एक कोशिका और है ना। तो इस तरीके की कोशिका का, 2 कोशिका का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें कौन सा विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, याद रखिएगा। अच्छा, अब जब ये बनाती है 2 कोशिकीय बनाती है तो इसमें 2 कोशिका बनता है। तो देखिए अब हमारे पास 2 कोशिका, इनमें विभाजन होता है। पहला कोशिका कौन सी, शीर्षस्थ, और दूसरी कोशिका मैं बना रही हूँ वो कौन सी, आधार्य। दूसरी कोशिका कौन सी, आधार्य। पहला शीर्षस्थ, इसमें विभाजन हुआ, ऊपर का शीर्षस्थ, नीचे का आधार्य, नीचे का आधार्य, ये नीचे आधार्य। तो जब युग्मनज में विभाजन हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन, तो शीर्षस्थ कोशिका आधार्य कोशिका बनी। शीर्षस्थ कोशिका निभाग की तरफ होगी और आधार्य कोशिका बीजांड की तरफ। तो आधार्य को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले शीर्षस्थ कोशिका का विभाजन पढ़ते हैं। अब शीर्षस्थ कोशिका, ये लाल रंग से मैंने बनाई है। शीर्षस्थ कोशिका में पुनः विभाजन होंगे और कितना कोशिका बनाएगी, 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। कौन सी, अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। कैसा, अनुदैर्ध्य। देखिए लंबवत सीधा होता है, अनुदैर्ध्य ऐसा होता है। ये हम 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो 2 कोशिकाएं पुनः विभाजन होकर कितनी, 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। 4 कोशिकाएं 8 कोशिकाओं का निर्माण करेंगे और 8 कोशिका 16 कोशिका। तो देखिए 2 कोशिका 2 से बन गई, 2 और 2 इसके पीछे की ओर, 2 इसके पीछे की ओर हिडन, ऐसे मान लीजिए 2 कोशिका और 2 कोशिका इसके पीछे की तरफ। तो कितनी हो गई, 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। 4 कोशिका, कितनी कोशिका, ये 4 और इसके पीछे की तरफ की कोशिका आप मान लीजिए कितनी हो जाएगी, 4 और 4 8 कोशिकाएं हो जाएंगी। 8 कोशिका 8 कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। लेकिन इनमें विभाजन किस प्रकार होगा वो मैंने लाल रंग से लिखा है। देखिए पहले 2 कोशिका बनी शीर्षस्थ कोशिका से, शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ और 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन 2 कोशिकाओं में लंबवत अनुदैर्ध्य का विभाजन होगी और 4 कोशिका का निर्माण करेगी। मैंने चित्र में 2 कोशिका और 2 कोशिका पीछे बनाई है ना। 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिसको कहते हैं चतुष्टांशक। चतुष्टांशक। अच्छा, इस 4 कोशिका यानी चतुष्टांशक में अनुप्रस्थ विभाजन होगा। इसमें क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन से कितनी कोशिकाएं, 8 कोशिकाओं का निर्माण होगा। कितनी कोशिका, 8 कोशिका। ये 4 कोशिका आगे और 4 कोशिका इसके पीछे की तरफ, 8 कोशिका। इनमें परिणित विभाजन होगा। अब परिणित विभाजन से 8 और 8 16 कोशिकाओं का निर्माण होगा। 8 कोशिकाएं आंतरिक परत बनाएंगी और 8 कोशिकाएं बाह्य परत बनाएंगी। तो हम लेते हैं आंतरिक और बाह्य परत का। आपके पास ये देखिए, ये 8 कोशिका जो बाह्य परत बना रही है और ये 8 कोशिका जो आंतरिक परत बनाएंगी। यहाँ देखिए ये 8 कोशिका, ये बीच की 4 कोशिका और पीछे 4 कोशिका, 4 4 8, और ये बाहर की 4 कोशिका और पीछे इसके 4 कोशिका, 4 4 8 और नीचे वाली 8, 8 और 8 बाहर, 8 और 8 16।
है ना। तो हम लिख देते हैं ये आंतरिक और ये आंतरिक और ये बाह्य। ये क्या है? अष्टांग। और ये क्या है? चतुष्टांशक। ओके। अच्छा, अब इनमें पुनः विभाजन होगा और बाह्य परत जो है ना, बाह्य परत बाहर की त्वचा बनाएगी। ये देखिए, ये बाहर की त्वचा का निर्माण हो गया। और आंतरिक परत, आंतरिक त्वचा बीज पत्रधर और बीज पत्रक की विभ्योजोतक कोशिका विभाजन करने वाली और प्राक एधा बनाएगी, जिसे हम और बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक बार वापस बता देती हूँ, ध्यान से देखिए। हमारे पास सबसे पहले निषेचन होगा। निषेचन से बनेगा युग्मनज। युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, शीर्षस्थ और आधारीय कोशिका। शीर्षस्थ कोशिकाओं में पुनः विभाजन होगा और 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, परंतु इन में विभाजन का तरीका अलग है। शीर्षस्थ कोशिकाओं में अनुदैर्ध्य विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिका का निर्माण होगा और इन 2 कोशिकाओं में लंबवत अनुदैर्ध्य के फलस्वरूप 4 कोशिका का निर्माण होगा और इन 4 कोशिकाओं में पुनः अनुप्रस्थ विभाजन से 8 कोशिकाओं का निर्माण होगा और 8 कोशिकाएं त्वचा बनाएंगी, बाह्य और आंतरिक परत, जिसमें परिणित विभाजन होगा, जिससे 8 और 8 16 कोशिकाओं का निर्माण होगा। और ये विभिन्न पादप के विभिन्न भागों के लिए आंतरिक त्वचा और बाह्य त्वचा क्या होती हैं? उत्तरदायी होती हैं। जैसे बाह्य त्वचा बाहर की चमड़ी बनाती है, बाहर की त्वचा बाह्य परत बनाती है और आंतरिक परत क्या बनाती है? बीज पत्रधर, बीज पत्रक और प्राक एधा, है ना। चित्र से वापस देख लेते हैं। ये देखिए, नर युग्मक, मादा युग्मक, जिनके निषेचन से क्या बना? युग्मनज। युग्मनज में हुआ अनुप्रस्थ विभाजन, जिससे बनी 2 कोशिकाएं, एक शीर्षस्थ और एक आधारीय। यहाँ लिख देते हैं, ये है शीर्षस्थ और ये है आधारीय। तो ये शीर्षस्थ कोशिका में पुनः विभाजन हुआ और कितनी? 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। 2 कोशिकाओं से कितनी? 4 कोशिका। हालांकि मैं एक ही कोशिका बनाती, उसके पीछे रख देती, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ सामने 2 कोशिका बनाया है। 2 कोशिका आगे और 2 कोशिका पीछे, 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। किससे? इन 2 कोशिकाओं में लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन से। 4 कोशिकाओं में अनुप्रास्थ विभाजन होगा। 8 कोशिकाओं में 8 कोशिकाएं क्या करेंगी? परिणित विभाजन से बाह्य और आंतरिक परत बनाएंगी। ओके, तो अब हम लेते हैं आधारीय कोशिका में किस तरह की विभाजन होती है और आधारीय कोशिका में इसको बनाते हैं। देखिए, आधारीय कोशिका बीजांड की तरफ होती है। आधारीय कोशिका में हम लेते हैं अपने आधारीय कोशिका। आधारीय कोशिका में ध्यान से देखिए, आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है और अनेक बार विभाजन से 7 से 10 कोशिका बनकर के किसका? निलंबक का निर्माण करते हैं। चलिए निलंबक का निर्माण कर देते हैं चित्र में। ये देखिए चित्र, ये है हमारी आधारीय कोशिका नीले रंग से, और नीले रंग से आधारित कोशिका, इसमें 7 से 8 कोशिकाएं विभाजित होकर के क्या कर देती हैं? बार विभाजित होकर के ये निलंबक का निर्माण कर देती हैं। ओके, ये बन गई आपके निलंबक। निलंबक यहाँ भी बना दीजिए आप। 7 से 10 बार विभाजन होके 7 से 10 कोशिकाएं निलंबक की बना देती है ना। और निलंबक जो होते हैं आगे चल के, निलंबक का अंतिम सिरा आगे चल के फूल जाता है और फूल कर क्या बनाता है? चूसकांक का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, निलंबक का अंतिम सिरा फूल कर चूसकांक का निर्माण करता है। चलिए पहले लिख देते हैं, ये दोनों क्या है? निलंबक। ये है आधारीय भाग, ये आधारीय भाग, ये हो गया निलंबक। ओके, तो चलिए निलंबक पहले बना देते हैं हम। ये निलंबक, यहाँ भी निलंबक बना देते हैं। ये देखिए, ये जो है ये स्फीत अधस्फीत कोशिकाएं हैं। कौन सी है? अधस्फीत कोशिकाएं। आगे और बढ़ती जाएंगी, इसे लिख देती हूँ एक बार ताकि आपको पता चल जाए। ये है स्फीतिका, अधस्फीतिका, स्फीतिका, है ना।
ये अधस्फीतिका है जो आगे चल के मूलांकुर और प्रांकुर बनाएगी। ये यहाँ से ये देखिए, ये भी अधस्फीतिका है, ये आगे चल के मूलांकुर और प्रांकुर बनाएगी, जबकि ये बाह्य त्वचा और आंतरिक त्वचा है, आंतरिक और बाह्य त्वचा। ये बन रही है किससे? लाल वाले भाग मैंने किससे बनाया है? शीर्षस्थ के लिए, नीला वाला भाग आधार्य के लिए, है ना। चलिए इनमें भी बना देते हैं। ये नीचे निलंबक, है ना, ये निलंबक हो गया। ये पूरा क्या हुआ बेटा? ये पूरा हुआ प्राक एधा, इसे लिख देती हूँ। ये है प्राक भ्रूण, ये प्राक भ्रूण हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गई? इसे कहते हैं डर्मेटोजोन या बाह्य परत, बाह्य परत और आंतरिक परत, बाह्य डर्मेटोजोन और आंतरिक डर्मेटोजोन भी कह सकते हैं। ओके, तो वापस लेते हैं। ये चित्र से आपको समझ आ गया होगा। ये आधार्य भाग, आधार्य भाग में बार बार अनुप्रस्थ विभाजन से 7 से 10 कोशिकाएं बन जाएंगी। ये देखिए 7 से 10 कोशिकाएं का निर्माण होगी, और ये लंबवत क्या बनाएंगी? ये निलंबक का निर्माण करेंगी। आगे चित्र से और समझेंगे कि निलंबक बाद में फूल के चूसकांक का निर्माण करता है। तो चलिए आगे यहाँ मैंने लिख दिया है आपके लिए, क्या है ये देखिए, 7 से 10 कोशिकाओं का निर्माण करती है, ये आगे निलंबक का निर्माण करती है। और निलंबक की अंतिम कोशिका फूलकर चूसकांक का निर्माण करती है। चूसकांक का कार्य क्या है? भ्रूणपोष से खाद्य पदार्थ का अवशोषण करना, याद रखिए, भ्रूणपोष से अवशोषण करना, तब जाके मूलांकुर और प्रांकुर बनेंगे। अब है निलंबक की भ्रूण शिरा की तरफ अधस्फीत कोशिका होती है। निलंबक की भ्रूण की तरफ तो हमने शीर्षस्थ कोशिका और आधार्य कोशिका के बारे में पढ़ा। शीर्षस्थ कोशिका मैंने जैसे बताया कि पहले गोल होती है और बाद में हृदयाकार ले लेती है, और हृदयाकार से कितनी पाली बन जाती है? 2 पाली युक्त, 2 भ्रूण कोश युक्त, 2 पाली युक्त बन जाती है, 2 बीज पत्र जिसको कहते हैं बीज पत्र, जो तो 2 पाली बनने लगती है, जो बीज पत्र में बाद में यही पालियां आगे चल के बीज पत्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बीज पत्र। ये देखिए मैंने एक इस चित्र में भी इस तरीके का बना दिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये देखिए, ये है अपने निलंबक, ये निलंबक का अंतिम सिरा फूलकर चूसकांग बन गया है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ। ये देखिए एक बार चित्र में देख लीजिए, ये आपका जो शिरा है, नीचे मूलांकुर होगा, ऊपर प्रांकुर, है ना। ये नीचे मूलांकुर और ऊपर प्रांकुर बनने का क्षेत्र, यहाँ लिख देती हूँ मैं इधर, ये मूलांकुर बनने का क्षेत्र, और ये है अपने बाह्य त्वचा और आंतरिक त्वचा, और ये है बीज पत्रधर, बीज पत्राधर, है ना। अब ये ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा? ये प्रांकुर बनने का हो जाएगा, प्रांकुर, और नीचे वाला मूलांकुर, नीचे वाला मूलांकुर और ऊपर वाला प्रांकुर बदलेगा। अच्छा, ये क्या है? ये निलंबक था। अब आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा निलंबक। निलंबक फूल के क्या बनाता है? निलंबक जब फूल जाता है, निलंबक की सबसे अंतिम कोशिका, मैंने क्या बताया? अंतिम कोशिका फूलकर क्या बनाती है? अंतिम कोशिका फूलकर चूसकांग बनाती है। ये है चूसकांग, जो भ्रूणपोष का चूषण करती है। देख लीजिए इस प्रकार से, ये चूसकांग, ये चूसकांग क्या करती है? इसमें से ये भ्रूणपोष का, ये क्या था अपना? बीजांड काय, ये था अपना बीजांड काय, है ना। इसके अंदर जब द्वितीय नर युग्मक था, जो द्वितीय नर युग्मक जब ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है तो बनाता है भ्रूणपोष। इसमें क्या संचित होगा? भ्रूणपोष। ये निलंबक क्या करेगी? भ्रूणपोष का अवशोषण करके भ्रूण का निर्माण करेगी। ये भ्रूण का निर्माण हो गया, है ना। यहाँ से अवशोषित करके ये निलंबक के द्वारा इनके तक जाएगा। ये है आपके पास प्रांकुर, मूलांकुर, और ये बीज पत्रधर। तो 2 पाली, ये देखो 2 पाली युक्त क्या बनने लगती है? बीज पत्रकों का निर्माण हो जाता है। 2 पाली युक्त बीज पत्रकों का निर्माण हो जाता है। बीच में ये खांच दिख रही है,
ये इसमें प्रांकुर और मूलांकुर का विकास हो जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। परिपक्व भ्रूण में 2 बीज पत्र होते हैं, किसी किसी में एक भी होता है ना। भ्रूणीय अक्ष जो होता है, भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्रों में स्तर सबसे ऊपर जो होता है, ऊपर का भाग जिसे कहते हैं बीज पत्रिक, बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रों जिसे एपिकोटाइल कहते हैं, बीज पत्रोपरिक, और नीचे का भाग होता है बीज पत्रधर। ऊपर का भाग बीज पत्रोपरिक और नीचे का बीज पत्रधर। ओके, बीज पत्रोपरिक प्रांकुर का निर्माण करता है, ये जैसा मैंने इसमें आपको बताया है, ये है बीज पत्रोपरिक, प्रांकुर का निर्माण करता है, और ये है बीज पत्रधर जो मूलांकुर का निर्माण करता है। तो ये याद रखिएगा, अंकुरन के समय इन्हीं से मूलांकुर और प्रांकुर निकलते हैं, और इनसे इनके लिए अवशोषण, संचित भोजन का अवशोषण किया जाता है, तो नया नवोद्भिद पादप बन जाता है। तो ये इस तरीके से आपका भ्रूण का परिवर्धन होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं बीज का परिवर्धन। भ्रूण तो बन गया, भ्रूण परिवर्धित होके किसका निर्माण करता है? बीज का। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बीज का परिवर्धन। अच्छा, बीज के बीजांड में जो बीज जो बनता है वो कैसे बनता है? द्विनिषेचन के पश्चात भ्रूण कोश में भ्रूण और भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है, ये हमें पता है। और इसके साथ ही अंडाशय और बीजांड में और भी कई परिवर्तन होते हैं, जिससे बीजांड बीज के रूप में विकसित होता है। अब बीजांड में उपस्थित 2 आवरण, मैंने दोनों आवरण बताए थे आपको। बीजांड में उपस्थित 2 आवरणों में से दोनों आवरणों में से बीज आवरण बन जाते हैं। दोनों आवरण मिलके क्या बनाते हैं? बीज आवरण। बाह्य आवरण बीज चोल यानी टेस्टा बनाता है, और अंतः आवरण क्या बनाता है? टेगमेंट। तो 2 चोल हो गए, आंतरिक और बाह्य। और नीचे बन जाता है क्या? बीज व्रंत। तो यही कुछ नाम लिख देती हूँ, ये नाम आप याद रखिएगा, यही चीज़ें आपको काम आएंगी। पहला आपके पास बीजावरण 2 प्रकार का होता है, बाह्य और बीजावरण, बाह्य व आंतरिक। बाह्य व अंतः या आंतरिक कह सकते हैं, है ना। बाह्य को कहते हैं टेस्टा और आंतरिक को कहते हैं टेगमेंट। ओके, अच्छा, बीज जिस भाग से जुड़ा हुआ होता है ना, बीज व्रंत से, जिससे पौधे से जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं बीज व्रंत, स्टॉक, उसे कहते हैं बीज व्रंत। ओके, अब जो होता है नाभिक, बीजांड द्वार, रेफा, बीजांड द्वार, चैलेजा, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, बाह्य आवरण में परिवर्तित हो गया, बाह्य और अंतः आवरण बना लिया, है ना। बीजांड व्रत जो था वो बीज व्रत बन गया, है ना। बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बीजांडकाय प्राय भ्रूणपोष परिवर्धन के समय कब उपयोग हो जाता है ना। बीजांडकाय क्या होता है, जब भ्रूण बनते हैं तो उस वक्त उसके पोषण को उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन कुछ पादपों में ऐसा नहीं होता, जैसे काली मिर्च में ये भ्रूणपोष चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली बना लेती है। भ्रूणपोष एक काली मिर्च आपने देखा होगा, इस तरीके से काली मिर्च होती है, अंदर सफ़ेद सा, और इसके चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली बन जाती है। चारों तरफ काली रंग की एक पतली सी झिल्ली आवरण बन जाती है ना। तो बीजांडकाय क्या करती है? पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं। बीजांडकाय प्राय भ्रूणपोष में परिवर्तन के समय उपयोग हो जाता है, लेकिन जब नहीं होता है तो एक पतली सी झिल्ली के रूप में दिखाई देती है। किसमें? काली मिर्च में, जिसे कहते हैं परिभ्रूणपोष। याद रखिएगा, परिभ्रूणपोष, मैं लिख दे रही हूँ नाम, परिभ्रूणपोष किसे कहते हैं? काली मिर्च में जब बीजांडकाय भ्रूणपोष परिवर्तन के समय उपयोग नहीं आता है तो बाद में एक पतली झिल्ली के रूप में, है ना, काली मिर्च में भ्रूणपोष के चारों तरफ एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है, जिसे कहते हैं परिभ्रूणपोष। काली मिर्च इसका उदाहरण है, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ पौधों में क्या होता है, बीजांड के चारों तरफ एक मांसल आवरण बन जाता है, जिसे एरील कहते हैं। फिर आगे आपका, अब इसमें तो पतली झिल्ली का निर्माण कर रही है और बाकी में मांसल झिल्ली का निर्माण कर रही है, तो एरील हो गया, है ना। एरील किसका एक उदाहरण है? लीची। एरील का उदाहरण है लीची। लीची का जो खाने योग्य भाग है वो यही होता है चारों तरफ, है ना। तो यूफॉर्बिएसी कुल के पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर पर सफ़ेद रंग के अरंडी देखा होगा आपने,
अरंडी इस प्रकार की कुछ होती है। तो अरंडी के इस तरफ की ओर देखना, सफ़ेद रंग का एक भाग दिखाई देता है, छोर, बीजांड द्वार वाले छोर पर सफ़ेद रंग की संरचना पाई जाती है, और इस संरचना को कहते हैं क्या? कैरेंकल। क्या कहते हैं? कैरेंकल। कैरेंकल कहते हैं इस भाग को। किसमें होता है ये कैरेंकल संरचना? किसमें पाई जाती है? यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में, जैसे कि अरंडी है ना, कैरेंकल कहते हैं। तो अपन ने परिभ्रूण, एरिल और क्या पढ़ा? कैरेंकल। ये 3 बातें आप याद रखिएगा। ये पूछा जाता है। अधिकांश एक बीज पत्री पादपों में बीजांड द्वार वाले सिरे पे एक प्यारेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं ओपरकुलम। ये भी याद रखिएगा, जिसे कहते हैं ओपरकुलम। तो परिभ्रूण, एरिल, ओपरकुलम याद रखिएगा। ओपरकुलम एक प्यालीनुमा संरचना होती है। एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर प्यारेनुमा संरचना होती है। ये सब चीज़ किसके? भ्रूणपोष। मैंने आपको बताया बीजांड काय प्राय भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। अगर नहीं होता है तो इन तरीके की संरचना बनाती है। एक पतली संरचना बनाती है परिभ्रूण, मांसल और एरिल। और ओपरकुलम क्या होता है? एक बीजपत्री में बीजांड द्वार वाले ये 2 बीजांड द्वार वाले सफ़ेद रंग की संरचना कैरेंकल, और बीजांड द्वार प्यारेनुमा संरचना ओपरकुलम। ये बीजांड द्वार के आधार पे, और ये बीजांड काय जो भ्रूणपोष परिवर्धन के समय उपयोग नहीं आता, अगर बीजांड काय तब की बात कर रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना ले रहे हैं कि भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पे बीज 2 प्रकार के हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज। भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं, अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी। देखिए, जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, परिवर्तन होता है, बढ़ते हैं, तो भ्रूण के परिवर्तन के दौरान अगर भ्रूणपोष का पूर्णतः उपयोग कर लिया जाए तो इसमें क्या होता है? भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग, और इसमें पूर्ण उपयोग नहीं होता। भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग नहीं होता। ओके, तो बच जाता है कुछ भ्रूणपोष, और इनमें भ्रूणपोष नहीं बचता। ओके, तो इसमें मटर आ गया, मूंगफली आ गए, चने आ गया, इसमें एक बीज पत्री में मक्का आ गया, है ना, बाजरा आ गया। तो इस तरीके की होते हैं ये अभ्रूणपोषी। इसे कहते हैं क्या? भ्रूणपोषी, और इसे कहते हैं अभ्रूणपोषी। तो भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पे बीज 2 प्रकार के हैं। अगर पूरी तरह से भ्रूण इस्तेमाल हो जाता है भ्रूण के परिवर्धन के दौरान, भ्रूण के बढ़ने के दौरान, तो उसे कहते हैं अभ्रूणपोषी, और नहीं हो पाता तो उसे कहते हैं भ्रूणपोषी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में लेंगे। थैंक यू।